वहां था लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ है लॉ ऑफ सप्लाई। ये एक बड़ी जनरल बात है जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। इट सेज, ये जो लॉ है ये बहुत सिंपल सी बात कहता है जो हमने पहले भी देखी है। जब प्राइस बढ़ेगा, बताओ क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो कुछ नई बात नहीं है, हमने पहले भी पढ़ी है, पर थोड़ा तरीका लिखने का हमारा देखना भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम कहेंगे ऐसा होगा तो सही, पर हमारी कुछ शर्त है। हमारी शर्त ये है, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी बात थोड़ी बहुत, कि जब प्राइस बदलता है तो बाकी फैक्टर्स को नहीं बदलना। यानी कि जो फैक्टर सप्लाई को बदल देते हैं जैसे कॉस्ट ऑफ इनपुट, टैक्सेस, ये सब, तो अदर थिंग्स को हमें चेंज नहीं करना, तो ये बात काम करती है। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो ऐसा होगा। इसे हम बोलते हैं एजम्पशंस। यानी हम क्या मान के चल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, ये कुछ चेंज नहीं करना। और बताओ, किसी को याद है कुछ क्या क्या फैक्टर होते थे जो सप्लाई कर को बदलते थे? Taxes does not change. Price of substitute good does not change, या अदर गुड्स जो भी हैं। टेक्नोलॉजी भी नहीं चेंज करनी। यानी जो जो चीजें हमने पिछली बार पढ़ी थी जिनसे कर्व बदलता है उनको चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बदल रहा है, और जब प्राइस बदलता है तो कर्व नहीं बदलता। और अगर कर्व नहीं बदलेगा तो कर्व वाले जो फैक्टर्स हैं, ये पॉइंट्स, इनपुट, टेक्नोलॉजी, टैक्स, ये भी कोई चेंज नहीं होगी। तो देखो, पेज चेंज कर रहा हूँ, किसी ने नहीं लिखा तो बता देना, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज, तो अदर थिंग्स को हम चेंज अभी नहीं कर रहे। उसके बाद एक टेबल और डायग्राम बना के हम अपनी बात दिखा देंगे। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो काम करने की मोटिवेशन आती है अंदर से। अब टेबल पे दिखा दिया, डायग्राम बना देते हैं इसका। प्राइस 1 2 3, क्वांटिटी 10 20 30। तो दो को ही प्लॉट कर लो, उसके बाद स्ट्रेट लाइन बना दो, तीसरे को बाद में प्लॉट करो। ये कुछ भी ऐसी नई बात नहीं है जो हमने ना करी हो पहले, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। लॉ ऑफ सप्लाई। टेबल बनाया, डायग्राम बनाया, काम हमारा खत्म। चाहो तो इसमें भी वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे हमने पहले करा था। पहला प्राइस पी था, फिर क्वांटिटी क्यू थी,
फिर प्राइस बढ़ के P1 हो गया, क्वांटिटी Q1 हो गई। वो बातें पहले भी लिख चुके हैं, तो दोबारा से बार बार नहीं। अब अगर ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है तो साथ में एक टॉपिक और ऐड करना है, एक्सेप्शंस। वैसे उम्मीद नहीं है ये सब स्कूलों में पूछा जाए, पर कई कई कुछ पर्टिकुलर स्कूल वाले करवाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिनके स्कूल में ये एक्स्ट्रा में करवाएं तो वो लोग कर लेना, सबके लिए नहीं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कभी कभी ये जो लॉ है जो हम पढ़ रहे हैं ये काम नहीं करता। तो किन केसेस में ये लॉ काम नहीं करता ये अब हम समझते हैं। जैसे मान लो एग्रीकल्चरल गुड्स है, लाइक वीट। ये बताओ आज वीट का रेट मान लो 30 रुपीज है पर केजी, और कल 40 हो जाए, क्या तुम एक रात में वीट की फसल बढ़ा सकते हो? बताओ कोई जना, बढ़ा सकते हैं क्या एक रात में? रेट तो बढ़ सकता है एक रात में, क्या प्रोडक्शन बढ़ सकती है एक रात में वीट की? हाँ, वो तो कुदरत के हाथ में है ना, वो हम कैसे बढ़ा दें? कोई पेन पेंसिल तो है नहीं कि रात को फैक्ट्री ऑन करी सुबह माल तैयार। एग्रीकल्चर माल जो होता है, वीट, राइस, मैंगो, ये ऐसे नहीं होता रात को बीज बोया सुबह फल तैयार। नहीं, रेट चाहे जो मर्जी हो जाए, कुदरत अपना टाइम लेती ही है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। तो लिखो, ये कुदरत के फैक्टर्स हैं। जितना टाइम कुदरत, चलो थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड वगैरह डाल के स्पीड बढ़ा देंगे और कोई केमिकल डाल देंगे, पर ये थोड़ी ना आज बीज बो दो और सुबह फल आ गया हमारा, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ लॉ काम नहीं करता। चलो नीचे जगह खत्म है, सेकंड पॉइंट नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। एक सेकंड सर। हाँ लिख लो, चलो हो जाए तो बताना। हो गया सर। चलो सेकंड, मान लो कोई पेरिशेबल गुड है। पेरिशेबल का मतलब है उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, वो खराब होने वाला है। जैसे मान लो मिल्क, पनीर, कर्ड, मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं। अब मान लो प्राइस गिर रहा है, लॉ क्या कहता है? बताओ लॉ क्या कहता है? प्राइस गिर रहा है तो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड क्या कर दो? डिक्रीज डिक्रीज कर दो। पर मान लो मैं प्रोडक्ट बना चुका हूँ, मैंने दही बना ली, पनीर बना लिया, मार्केट में ले आया बेचने के लिए, और अब पता चला रेट गिर रहे हैं, क्या माल वापस ले जाऊं? क्वांटिटी सप्लाइड जो है। नो सर। हाँ सर। हाँ, मान लो हम ये लालच करें कि नहीं अभी नहीं बेच रहा, माल वापस ले जाता हूँ, बाद में बेचूंगा जब रेट बढ़ेंगे। इस लालच के चक्कर में मेरा पूरा टोटल लॉस हो जाएगा। क्यों? खराब हो जाएगा। माल ही खराब हो जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, पेरिशेबल गुड मतलब माल फटाफट कहीं खराब ना हो जाए, तो हम लॉ के चक्कर में नहीं पड़ते कि लॉ लगाऊंगा प्राइस कम है अभी मत बेचो माल। नहीं, बंदा कहता है प्राइस कम है कोई बात नहीं यार, माल जो रेट मिल रहा है बेच दो, नहीं तो ये रेट भी नहीं मिलना। तो यहाँ पे हम लॉ नहीं लगाएंगे। क्वांटिटी सप्लाइड विल नॉट डिक्रीज।
ये तो एक्सपायरी हो जाएगा माल हमारा, तो इसमें लॉ नहीं लगाना। थर्ड, कुछ रेयर आर्टिकल्स होते हैं लाइक रेयर पेंटिंग्स। रेयर पेंटिंग्स मतलब मान लो कोई 100-200 साल पुराना कोई मशहूर मशहूर पेंटर था, आर्टिस्ट था, या मान लो कोई टीपू सुल्तान की तलवार है, या किसी और राजा का कोई और प्रोडक्ट है। अब इसके रेट जितने मर्जी बढ़ जाएं, टीपू सुल्तान की तलवार के रेट 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, क्या बताओ नया टीपू सुल्तान ले आए हम? बताओ पॉसिबल है क्या? नया नो कोई सर। बंदा ही चला गया, अब कहाँ से हम सप्लाई ले आए उसकी? कोई पेंटर ने मशहूर पेंटिंग बनाई है मान लो 3, उसके बाद बंदा मर गया, अब रेट चाहे 10 करोड़ हो जाए, पेंटिंग 3 है उसकी 3 ही तो रहेंगी, बढ़ तो न सकती है पुरानी पेंटिंग्स। समझ आ गया रूल? साइड में अपने लिए हिंदी लिख सकते हो, क्योंकि ये उन लोगों का सामान है जो अब नहीं है इस दुनिया में, पुराना, पुराने राजा महाराजाओं का सामान है। ठीक है, जैसे मैंने बताया टीपू सुल्तान की तलवार, किसी MF हुसैन की कोई बड़ी खास पेंटिंग, या किसी और पुराने आर्टिस्ट की कोई पेंटिंग, कुछ इस टाइप की बातें। इनके बंदे ही नहीं रहे तो फिर अब वो बात, वो माल फिर से नहीं इंक्रीज हो सकती उसकी प्रोडक्शन। चलो इसको लाइन लगा दो, टॉपिक हमारा खत्म है लॉ ऑफ सप्लाई वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज हटाता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन रिलेशन टाइम एंड सप्लाई। अब 3 तरीके से हम इस बात को समझाएंगे। मान लो बहुत कम टाइम है हमारे पास, वेरी शॉर्ट टाइम, और इसका दूसरा नाम होता है मार्केट पीरियड। मान लो, अब देखो प्रैक्टिकल होकर सबने सुनना है और अपने दिमाग से कुछ आंसर भी मुझे सुनाना है। मान लो हम पेन बनाते हैं, हमारा पेन का बिजनेस है, छोटी सी हमारी पास एक मशीन फैक्ट्री वगैरह है, पेन बनाते हैं, और एक हमारा स्टोर है जहां हम बेचते हैं इस पेन को। अब एक बंदा आया हमारे पास, वो कहने लगा कि मुझे पेन चाहिए। मान लो मेरे उस वक्त स्टोर में 5,000 पेन पड़े हुए थे, मैंने कहा ले ले 5,000 पड़े हैं, जितने लेने हैं ले ले। उसने कहा मुझे 1 करोड़ पेन चाहिए। मैंने कहा भाई 1 करोड़ बनाने में तो टाइम लगेगा। कह रहा नहीं अभी लेके आओ फटाफट, पैसे डबल ले लो चाहे। बताओ क्या पॉसिबल है अभी 5 मिनट में उसको 1 करोड़ पेन दे दूं मैं? नो सर। पॉसिबल नहीं है। वो मुझे लालच दे रहा है पैसे डबल ले लो। हमने कहा पैसे डबल दे दे या ट्रिपल दे दे, 5,000 पेन पड़े हैं, तू कह रहा 2 मिनट का टाइम है मेरे पास, तो 2 मिनट बाद भी तो 5,000 ही रहेंगे, इमीडिएट तो नहीं पड़ते। इतनी बड़ी क्वांटिटी तू बता रहा है, इसके लिए मुझे तो मशीन भी खरीदनी पड़ेगी पहले तो बड़े लेवल की, 1 करोड़ तो बहुत बड़ा है, फिर जमीन खरीदनी पड़ेगी स्टॉक करने के लिए माल, रॉ मटेरियल, फिर लेबर बढ़ानी पड़ेगी, तो इसमें तो बड़ा लंबा काम है। तो तू एडवांस मुझे दे दे और थोड़ा टाइम दे तुम्हें, फिर तो मैं करके दूंगा।
तू बिल्कुल जल्दबाजी मचा दे, मैं अभी खड़ा हूँ मार्केट में, वेरी शॉर्ट टाइम है, फटाफट लेके आओ, तो वो पॉसिबल नहीं है, हम माल नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसी जल्दबाजी जो करे तो उसको हम बोलेंगे हम माल नहीं बढ़ा सकते। 5,000 का स्टॉक पड़ा है, वो लेने हैं तो ले ले, वरना हम माल नहीं बढ़ा सकते। तो लिखो उसमें, ये हो गया बहुत जल्दबाजी कर रहा है। You cannot increase quantity supplied. तो लिखना कैसे है वो समझाता हूँ। देखो, बिजनेस करने के लिए हमें कुछ फिक्स फैक्टर चाहिए होते हैं। फिक्स मतलब जो एक कुछ टाइम के लिए फिक्स रहते हैं, जैसे जमीन, मशीन। और एक होता है वेरिएबल फैक्टर, मतलब जो फटाफट वेरी कर लो, जैसे लेबर चौक पे गए, लेबर उठा लाए, तो लेबर चौक वाली लेबर तो चलो वेरी हो जाती है, पर मशीन जमीन को हम फिक्स बोलते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता है बढ़ाने में। और ये बंदा तो इतनी ज्यादा जल्दबाजी कर रहा है कि ना तो जमीन मशीन बढ़ाने का टाइम दे रहा है हमें, उसमें कुछ महीने लगते हैं, जमीन बढ़ानी है, खरीदनी है, रजिस्ट्री अपने नाम करवानी है, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। मशीन मेरी चाइना से आती है, ऑर्डर दूंगा, इंपोर्ट होगी, बाय शिप महीना लगेगा आने में, तो टाइम लगता है। और लेबर जैसे में भी टाइम लगता है, भाई जाऊंगा लेबर जॉब, पता नहीं वहां मिले ना मिले, वो माने ना माने, एक दो दिन कुछ दिन लग सकते हैं लेबर बढ़ाने में। और ये बंदा अपनी जल्दबाजी कर रहा है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे कि देख यार, हमारे पास ना तो जमीन मशीन बढ़ाने का टाइम दे रहा है तू, ना लेबर जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने का टाइम दे रहा है, और क्योंकि हम कुछ बढ़ा नहीं पा रहे, ना मशीन ना लेबर, तो हम माल की प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। बताओ किसी को अगर कुछ पूछना है इस पॉइंट में तो। बहुत जल्दबाजी वाला टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम। No, sir. एयर क्वांटिटी सप्लाइड विल रिमेन सेम। वो प्राइस का लालच दे तब भी कुछ नहीं कर सकते हम। इवन इफ प्राइस इंक्रीज। अब इसके बाद की कहानी सुनो, कहानी बना लेनी चाहिए ताकि इजी हो जाए काम। अब उस बंदे ने कहा मान लो, अच्छा चलो 4-5 दिन ले लो। मैंने कहा यार देख, 4-5 दिन दे रहा है, उसमें लेबर तो पकड़ लाऊंगा लेबर चौक से, रात को ओवर टाइम भी करवा लूंगा लेबर से, पर बताओ क्या 4-5 दिन में नई जमीन मेरे नाम हो जाए, चाइना से मशीन आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? No, sir. हाँ। तो क्या बढ़ाना पॉसिबल है अगर कुछ दिन दे, और क्या बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ये बताओ। लेबर बनाना पॉसिबल है, Possible है। पर लैंड मशीन। मशीनरी और लैंड नहीं। हाँ, तो अब हम सेकंड स्टेप चलेंगे, उसे बोलेंगे शॉर्ट टाइम। उसने थोड़ा सा टाइम दिया। सेकंड पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट लिखो, शॉर्ट टाइम। हमने कहा देखो, अब हम लेबर जैसे जो वेरिएबल फैक्टर, लेबर को हमेशा बोलते हैं हम वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, मतलब जिसको वेरी कर सकें इजीली। Here we can increase variable factor like labor.
अब बताओ, क्या प्रोडक्शन पूरी 5 करोड़ बढ़ पाएगी, या थोड़ी बहुत तो चलो बढ़ जाएगी, पर वो मैक्सिमम 5 करोड़ जितनी तो नहीं पहुंच पाएगी, या पहुंच जाएगी? बताओ, बगैर जमीन मशीन बढ़ाए नहीं पहुंचेगी। नहीं पहुंच पाएगी। पर लेबर जो बढ़ाई है उससे थोड़ा बहुत मान लो, चलो 10-20 हजार और बन जाएंगे पहले, इतना ही स्कोप है। यानी थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ पाएगी पर मैक्सिमम नहीं बढ़ सकती। मैक्सिमम लेवल पे हम नहीं पहुंच पाएंगे अभी भी, बताओ क्यों? क्या नहीं क्योंकि बढ़ा? हाँ, हाँ, क्योंकि लैंड मशीन नहीं बढ़ा, कितना टाइम उसने नहीं दिया। चलो, अब अगली कहानी सुनो। उसने कहा मान लो, अच्छा चलो ले लो, 1-2 साल ले लो, बड़ा लंबा टाइम दे दिया मुझे। अब क्या बोले हम, बताओ? सोचो, इसी से कनेक्ट करो कुछ लैंग्वेज। क्या माल बना सकते हैं या नहीं बना सकते? अगर कुछ साल मिल जाए तो बना सकते हैं। बना सकते हैं। और अब हम जस्टिफिकेशन कैसी देंगे? नाउ वी हैव सफिशिएंट टाइम। आगे बताओ, टू इंक्रीज। बताओ कोई। फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स बोथ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आंसर आया, दोनों ही अब हम बढ़ा सकते हैं। तो अब कोई टेंशन नहीं है हमें माल देने में। देखो अगले पेज, थर्ड, लॉन्ग टाइम पीरियड। तो हमने कहा अब हम तुम्हें मैक्सिमम माल बना के दे देंगे, क्योंकि टाइम पूरा है हमारे पास। यानी जितनी हमने बात ली थी, इसको एक लाइन में कंक्लूजन हम ऐसे लिख सकते हैं, जितना हमें ज्यादा टाइम दोगे, बताओ इसके बाद उतना हम माल ज्यादा बना सकते ज्यादा बना सकते हैं। अब टाइम है हमारे पास। क्वांटिटी तुम्हें ज्यादा अब हम सप्लाई करके दे देंगे, क्योंकि टाइम लगता है मशीनें, जमीनें, लेबर सब इंतजाम करने में, इसलिए टाइम दोगे तो तभी बात बनेगी। बताओ, लिख लिया सबने तो पेज हटा दूं? 1 मिनट सर। हाँ लिख लो। हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज भाई, मैंने सबको मैसेज भी करा था, क्योंकि अब 1 मार्कर वाले ही टेस्ट ज्यादा रहेंगे, टर्म सिस्टम कर दिया है सीबीएसई ने। तो ऐप पर मैंने कुछ टेस्ट डाला हुआ है स्टार्टिंग वाले चैप्टर का, वो भी सब अटेम्प्ट करो। और धीरे धीरे सभी चैप्टरों के टेस्ट 1 मार्कर वाले डालता रहूंगा।
स्कूलों के जो टेस्ट होंगे वो भी वैसे ही मिलते जुलते होंगे, क्योंकि मैं भी जो क्वेश्चन डालूंगा वो वही डालूंगा जो स्कूलों में ज्यादातर मुझे दिखते हैं। तो अगर सब यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे तो उसका बेनिफिट तुम्हें मिलेगा, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई टेंशन नहीं है चलो एक आध कोई गलत हो भी गया, पर कम से कम उस गलती से तुम्हें सीखने को मिल जाता है और स्कूलों में हमारी अच्छी तैयारी हो सकती है। और वैसे भी मान लो कुछ टाइम बाद अगर ऑफलाइन का भी हो जाता है काम, तो भी अब तक तो कई लोग चीटिंग करके भी काम चला लेते हैं, तो फिर तब दिक्कत आएगी। इसलिए तैयारी अपनी साथ साथ करते रहो तो फायदे में रहो। चैप्टर बाय चैप्टर जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे मैं टेस्ट भी अपलोड करता रहूँ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दे दो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ध्यान से अगर हम देखें तो सारे के सारे टॉपिक डिमांड में भी थे। क्या किसी को याद है इलास्टिसिटी का डिमांड में क्या फॉर्मूला होता था, वो परसेंटेज वाला? बताओ किसी को याद है अगर तो। percentage change in quantity upon percentage change in price. प्राइस, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर सुना है। और सप्लाई चैप्टर में भी सेम फॉर्मूला लगाना है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। तो ये काम हमारे लिए उल्टा बढ़िया होगा। और पेपर में इलास्टिसिटी का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर डिमांड चैप्टर का टेस्ट है तो भी क्वेश्चन में आना ही आना है इलास्टिसिटी, सप्लाई है तो भी आना ही आना है। इसीलिए ध्यान से सबने अब क्वेश्चन करने हैं, बस क्या फर्क है वो समझना है। आप देखो स्टार्टिंग का मतलब और फॉर्मूला तो वही है, मेथड का नाम भी वही है जो पहले था, परसेंटेज मेथड। तो इलास्टिसिटी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं EL। परसेंटेज जिसका डिमांड में भी नहीं किया अटेंड या भूल गए वो देख लो, डिमांड चैप्टर भी साथ साथ रिवाइज हो रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, उस चैप्टर में था डिमांडेड, यहाँ है सप्लाइड, बस ये फर्क है। अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सेम बात है जो पहले थी कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है, सिंपल हिंदी दोबारा लिखनी है तो लिख लो, क्वांटिटी का रिस्पांस। क्वांटिटी का रिस्पांस नापना है व्हेन प्राइस चेंज। प्राइस के बदलने पे अगर ज्यादा रिस्पांस आ रहा है क्वांटिटी का तो ज्यादा इलास्टिक, कम आ रहा है तो कम इलास्टिक। अब मान लो प्राइस बदला 10%, क्वांटिटी बदली 40%, तो क्वांटिटी का रिस्पांस ज्यादा है, तो इसे बोलेंगे इलास्टिसिटी आ रही है 4। 1 स्टैंडर्ड इलास्टिसिटी होता है, 1 से बड़ा यानी कुछ ज्यादा ही इलास्टिक थी। बाकी धीरे धीरे क्या केसेस है सब कुछ अब हम स्टार्ट करते हैं। सबने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, इसकी डेरिवेशन करेंगे जैसे डिमांड चैप्टर में करी थी, सेम डेरिवेशन। वर्ड का फर्क है, ऊपर वहां क्वांटिटी डिमांडेड होता है, यहाँ सप्लाई है, या इन जनरल शॉर्ट में तो हम क्वांटिटी लिख देते हैं, पर स्पेसिफिक बोले तो ये फर्क होता है। अब साइड में एक बात पहले भी लिखवाई थी फिर लिखवाऊंगा, परसेंटेज चेंज कैसे निकलती है बताओ किसी को याद है तो? चेंज अपॉन, बताओ याद है किसी को? चलो कोई नहीं, अब फिर नोट करो, ये मेन फॉर्मूलाज हैं, भूलने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। कितने से चेंज हुआ अपॉन ओल्ड इंटू 100, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल इसमें करते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन होल क्वांटिटी इंटू, अब डिनोमिनेटर का परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं।
तो देखो न्यूमरेटर का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ से इस्तेमाल करके, डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो ये डबल डिनोमिनेटर में जा रहा है ये ऊपर आ जाएगा, यानी ओल्ड प्राइस ऊपर आ गया और ओल्ड क्वांटिटी ये ऊपर वाला नीचे आ गया, इनटू चेंज इन क्वांटिटी ऊपर पहले से ही था और चेंज इन प्राइस नीचे था। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं P बाय Q इंटू चेंज को बोलते हैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। डेल्टा का मतलब नहीं पता तो लिख सकते हो चेंज, न्यू माइनस ओल्ड, कितने से कोई चीज चेंज हो रही। तो पेपर में शॉर्ट फॉर्म अलाउड है P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P लिखना। और वो पूछ भी सकते हैं कि इस फॉर्मूले से ये नीचे वाला फॉर्मूला डिराइव करके हमें दिखाओ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के 3 फॉर्मूले हो गए जो हमें याद रखने हैं। ये पहला नंबर फॉर्मूला, ये दूसरा नंबर फॉर्मूला और फाइनली जो ये निकल के आया तीसरा फॉर्मूला। और सारे कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ सब ये इधर उधर की बातें। पहला तो मेन इलास्टिसिटी हो गया, दूसरा परसेंटेज चेंज तो मैथ्स में भी होता है फॉर्मूला, तीसरा हमने डिराइव कर लिया। चलो अगले पेज पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्या बात ध्यान रखनी है वो चलो पहले ही लिखवा देता हूँ। ये बताओ इन दिस चैप्टर, जो सप्लाई चैप्टर है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या करेगी बताओ, बढ़ेगी या घटेगी? increase, इंक्रीज। डिमांड चैप्टर में उल्टा था, प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती थी। इसलिए डिमांड चैप्टर में इलास्टिसिटी माइनस में निकल के आती थी क्योंकि नेगेटिव रिलेशन था, और सप्लाई चैप्टर में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन इसलिए है क्योंकि दोनों का साइन सेम, बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन। So elasticity is always positive. But in demand chapter ये भी डिफरेंस पूछा जाता है कई बार, कोई वहां आंसर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो जो मैं लिख रहा हूँ यही तुम्हें पेपर में लिखना है। तो देखो साइन देखो दोनों के, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ नेगेटिव रिलेशन डिमांड चैप्टर है। बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर एक नीचे। तो साइन नेगेटिव का आ जाता है डिमांड चैप्टर में, पर सप्लाई चैप्टर में याद रखना नेगेटिव साइन अगर इलास्टिसिटी का आ रहा है तो यानी गलत कैलकुलेशन है, और डिमांड चैप्टर में पॉजिटिव साइन आ रहा है तो फिर मतलब वो गलत कैलकुलेशन है। ये बात बिल्कुल भूलना नहीं। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है, इलास्टिसिटी डिमांड का माइनस साइन, सप्लाई का प्लस साइन वाई,
तो ऐसे समझाना तुम्हें पूरा। लिख लिया होगा सबने शायद, पेज चेंज करते हैं। कोशिश करनी है मेरे से पहले आंसर निकालने की तुम सबको, वरना मैं तो खैर करूंगा ही, पर कोशिश जरूर करनी है सब पहले करनी। एट प्राइस 100। अब देखो, जिसको लग रहा है मैं कर सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, मेरे से पहले आंसर निकाल के बताए। गलत हो सही हो वो बात नहीं मायने रखती, बात ये है अटेम्प्ट करना चाहिए। कोशिश करो जरा निकालने की। फॉर्मूला अभी हमने पिछले पेज पे लिखा था, पी बाई क्यू। याद रखने का तरीका है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स में पहले पी आता है फिर क्यू, तो पी ऊपर क्यू नीचे। याद रखने का सिंपल तरीका, इनटू डेल्टा लगा के उल्टा कर दिया, क्यू बाई क्यू। जिसका जैसे ही आंसर निकले बताना मुझे, मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। और जिसको नहीं आता, बिल्कुल डिमांड का भी कंफ्यूजन है अभी, तो वो देखे बोर्ड पे। प्राइस 100, ओल्ड क्वांटिटी, न्यू प्राइस इंक्रीज बाय 200, मतलब 200 से जंप हो गया, तो वो हो गया 300। बाय 200 मतलब 200 और जोड़ दिया। न्यू क्वांटिटी इंक्रीज 2-3 टाइम्स, मतलब 3 गुना हो गया, तो 50 इंटू 3, 150। क्या किसी का आंसर आया बताओ? सर 1। 1। और देखो बाकी भी लोगों, किसी का आ रहा है 1 या कुछ और? चलो मैं भी करता हूँ। पी बाय क्यू ये होते हैं ओल्ड पी ओल्ड क्यू, डेल्टा क्यू न्यू माइनस ओल्ड, तो 150 में से 50 काटेंगे तो बचा 100, अपॉन डेल्टा पी 3। कितना आ रहा है? 2। सर 1 नहीं आ रहा। 1 आ रहा है। चलो 300 माइनस 100, 200। चेक करते हैं। हाँ 1 आ रहा है। यस सर 1 है। हाँ बिल्कुल सही निकाला है सबने। तो देखो 3-3 नंबर स्कूल के पेपर में हमारे ऐसे ही बन जाते हैं। एक इलास्टिसिटी का कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है, 3 to 4 मार्क्स। कोई मेहनत ज्यादा नहीं करनी है। चलो सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग इसमें चलाना पड़ेगा। सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट। अब की बार इलास्टिसिटी गिवन है और न्यू क्वांटिटी मिसिंग है। फिर से कोशिश करनी है, ये आंसर भी सही निकले तो बहुत अच्छी बात है। ओल्ड प्राइस 50, ओल्ड क्वांटिटी 20, न्यू प्राइस 20% से बढ़ चुका है, मतलब 50 प्लस 20% ऑफ 50। इसको सॉल्व करके देखो। क्या आ गया?
न्यू क्वांटिटी को x ले लेते हैं, जिसका जैसे ही आंसर निकले बताना मुझे। टू इक्वल टू p बाई ये ओल्ड होते हैं p अपॉन डेल्टा p न्यू माइनस हो x माइनस 20 डेल्टा p न्यू माइनस हो 10। देखो किसी का आया आंसर कुछ? कितना आ रहा है? बताओ जरा कोई सॉल्व करके। आ रहा है 28 28 28 सही है बिल्कुल आंसर। x इज इक्वल टू 28। 0 से 0 कटा, नीचे है हमारा 5 और 10 2, तो 8 इज इक्वल टू x माइनस 20, x इज इक्वल टू 28। बिल्कुल सही आंसर आया है। 3 to 4 मार्क्स का काम था। चलो थोड़ी डिफरेंट वैरायटी करते हैं। ये सब हमने डिमांड में भी करी थी, तो इस चैप्टर में डिमांड भी साथ साथ रिवाइज हो रहा है। अगर किसी का डिमांड मिस हुआ था या कंफ्यूजन थी तो वो रिवाइज हो जाती है सप्लाई चैप्टर में। तभी मैंने कहा था डिमांड और सप्लाई साथ साथ करने में फायदा रहता है। चलो नेक्स्ट पेज पे थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज लिखता हूँ। टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसर is 500. थोड़ी लैंग्वेज अलग है। टेबल बनाते हैं अपना ओल्ड न्यू वाला। ओल्ड प्राइस 100, ओल्ड क्वांटिटी गिवन नहीं है, रेवेन्यू गिवन है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। तो चलो सोच के बताओ, कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है और टोटल सेल्स 500 की नहीं है। मान लो पेन है या रजिस्टर है, कुछ भी है, तो कितने पीस बेचे हैं बताओ इस बंदे ने? 5 सही बात है। 500 अपॉन 100 इज इक्वल टू 5 आ गया, तो क्वांटिटी 5 आ गया। अब न्यू प्राइस बताओ कितना है? 108 92 19। अच्छा ये देखो डिक्रीज बाय 8, तो 92 सही आंसर है। 92। अब न्यू क्वांटिटी कितनी है बताओ? चेंज बाय 2। चेंज वर्ड लिखा है, क्या करूं? +2 करूं या -2 करूं या कुछ भी कर दे? -2 माइनस। +2 क्यों नहीं?
क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली, एकदम यही आंसर हमें लिखना है। और यहाँ बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं चेंज है तो शायद प्लस ले लो, हमारी मर्जी, पर ऐसा नहीं लेना। तो साइड में नोट लिखना पड़ेगा तुम्हें, एज प्राइस डिक्रीज सो क्वांटिटी मस्ट डिक्रीज। और डिमांड चैप्टर में इसका उल्टा नोट लिखवाया था मैंने जब ऐसा क्वेश्चन कराया था, क्योंकि वहां उल्टा रिलेशन है, यहाँ सेम डायरेक्शन है। तो प्राइस गिर रहा है, क्वांटिटी भी गिरनी चाहिए, तो ये क्वांटिटी 2 से फॉल करेगी, मतलब न्यू क्वांटिटी 5 माइनस 2 होनी चाहिए, मतलब 3। तो न्यू क्वांटिटी में हमें लिखना है 3। न्यू रेवेन्यू की हमें जरूरत नहीं, वो मांगा नहीं तो छोड़ दो, सीधा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाओ। सर 5 5 आ रहा है, चलो देखते हैं सॉल्व करके जरा, बाकी भी चेक करो। P by Q into डेल्टा Q by डेल्टा P होता है ओल्ड, Q ओल्ड, डेल्टा Q न्यू माइनस ओल्ड, 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 92 माइनस 100 माइनस 3, माइनस माइनस तो कट गया। किसी का आया आंसर? और ये आ गया हमारा, ऊपर हो गया 200, नीचे हो गया 40, तो सही आंसर निकाला है बिल्कुल 5। बताओ किसी का अगर कुछ पूछना है तो उसमें। चलो एक और डिफरेंट वैरायटी करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे हटा दें, भी सबने लिख लिया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पेज पे चलो। क्या लगता है किसी को, अगर कर सकते हैं तो वो स्टार्ट करो, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ओल्ड प्राइस भी मिसिंग, न्यू प्राइस भी मिसिंग, तो ऐसे में P बाय Q वाला फॉर्मूला छोड़ के ओरिजिनल फॉर्मूला जो इलास्टिसिटी का है वो लगा लेना चाहिए। ये फॉर्मूला सही काम करेगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो पहले ही पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेते हैं, हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है इसका, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन 100, यानी चेंज अपॉन, दोबारा ठीक करके लिख देता हूँ, चेंज अपॉन ओल्ड इंटू 100। और चेंज का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू। तो निकालते हैं, क्वांटिटी का चेंज हुआ है 12 माइनस 10 2, ओल्ड है 10 इंटू 100 20%। बताओ आंसर किसी ने निकाला तो। क्वांटिटी 20% चेंज, प्राइस 40% चेंज, 0.5। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। परसेंटेज वाले मेथड का हमने यूज कर लिया। 1 मिनट सर।
हाँ लिख लो। जैसे ही हो जाए बताना, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हो गया सर। चलो नेक्स्ट बात देखते हैं, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। क्या किसी को याद है, हमने पिछले चैप्टर में भी स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने कहा था आगे भी काम आएगा। चलो कोई नहीं, दोबारा लिखो, y एक्सिस कितने से चेंज हुआ अपॉन x एक्सिस कितने से चेंज हुआ। ये स्लोप का मैथ्स फॉर्मूला जो बताती है वो है। ये हमारा सप्लाई, y एक्सिस पे आता है प्राइस, x पे आता है क्वांटिटी। तो अगर हम स्लोप निकालें तो बताओ y एक्सिस का नाम क्या है यहाँ पर? P, change in चेंज इन प्राइस, सही बात है। और नीचे होगा चेंज इन क्वांटिटी। तो ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। यही सेम फॉर्मूला डिमांड में भी होता है। बताओ, सबने लिख लिया तो हटा दें पेज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्लोप का हमने फॉर्मूला निकाला है अभी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, और इसको उल्टा कर देते हैं, 1 अपॉन स्लोप, इसको भी उल्टा कर दो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बीच में मिक्स कर देते हैं। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी ऊपर है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी नीचे भी है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, इलास्टिसिटी इक्वल टू पी बाय क्यू इनटू, बताओ क्या लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी की जगह? 1 by slope. 1 बाय स्लोप, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में बनाया जा सकता है। बताओ लिख दिया सबने तो हटा दें पेज। इसका तो छोटा सा ही क्वेश्चन बनता है, बड़ा देखो कैसा। सिंपल सा फॉर्मूला, P बाय Q इंटू 1 अपॉन 4। बताओ कितना आ रहा है आंसर, कोई ज्यादा कैलकुलेशन? 10 बाय 5 इंटू 1। तो ये हमारे अलग अलग मेथड्स हैं। मेथड्स तो खैर क्या बोले, एक मेथड से ही आगे डिराइव कर सकते हैं हमने। अब हमने कोशिश करनी है भाई सबने, स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 53 और 54 पे जो न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 सॉल्व हैं, पर एक बार अपने आप कोशिश करनी है।
ये आंसर ना देखना पड़े हमें, अपने आप हो जाए। और कोई डाउट आएगा किसी का तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। और थोड़ा सा चैप्टर और बचा है, वो भी हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाकी छोटे छोटे टेस्ट 1 मार्कर वाले मैं ऐप पे धीरे धीरे डालता रहूंगा। कोशिश करोगे सब अपना अटेम्प्ट उसको साथ साथ करते रहो। तो अभी क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ। किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ लो, बाकी एग्जिट कर सकते हो।